जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो टर्की एक तरीके से भारत को अपना दुश्मन मानता है और एक तरीके से आप देखा जाए तो आइडियोलॉजिकली टर्की हमारा दुश्मन देश है भी। 2014 के आसपास हालांकि कुछ टाइम तक टर्की भारत की दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एर्डोगान भाई साहब को लग रहा था वो कैसे भी करके भारत से न्यूक्लियर बम बनाने का टेक्निक ले लेंगे और इसके बाद उनको आसान होगा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहां पर फिर से खलीफा बनने के लिए या फिर टर्की की पावर को और बढ़ाने के लिए। लेकिन वो तो हुआ नहीं। इसके बाद वो भारत के बिल्कुल खिलाफ हो गए और पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे। इसके साथ साथ आप सब जानते हो कश्मीर मुद्दे पर अगर कोई देश अब भारत के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं तो वो है एर्डोगान साहब। इसके साथ साथ जितने भी भारत के दुश्मन हैं उनको फंडिंग से लेकर उनको हर तरीके का सुविधा अब टर्की से मिल रहा है। लेकिन अब बड़ा खबर यह है कि टर्की अब भारत से पहली बार तकरीबन 50,000 टन व्हीट को खरीदेगा। हालांकि इजिप्ट भी 50,000 टन के ऑर्डर दिया है, लेकिन टर्की ये पहली बार भारत के साथ डील करने जा रहा है। अगर आप देखोगे तो आंकड़े के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा रकम नहीं है, $20 मिलियन के नीचे ही ये ट्रेड होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि टर्की जो भारत को दुश्मन मानता है तो फिर उससे ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि वो भारत से अब व्हीट को खरीदने वाला है। इसके साथ साथ आखिर में कैसे भारत आने वाले 7-8 साल में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको $100 बिलियन तक पहुंचा सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टर्की ऐसा करने के पीछे बड़ा कारण ये है रसिया यूक्रेन जंग, क्योंकि रसिया यूक्रेन जंग के कारण अब यूक्रेन आप सब जानते हो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और यूक्रेन में एक तरीके से कह सकते हो व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता था या फिर जो व्हीट यूक्रेन में प्रोड्यूस होता था वो यूरोप या फिर यूरोप के आसपास देशों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। क्योंकि दुनिया में तकरीबन जितना व्हीट एक्सपोर्ट होता है 20% सिर्फ यूक्रेन से होता है और 7% हाई क्वालिटी के जो व्हीट है वो यूक्रेन से दूसरे देशों को जाता है। इस वजह से अब यूक्रेन जब जंग में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसका तो ट्रेड वगैरह बिल्कुल सब कुछ खत्म मानकर चलो, क्योंकि जब लोग वहां पर सुरक्षित नहीं है वहां पर छोड़कर लोग दूसरे देश जा रहे हैं और रसिया जब बिल्कुल बुरी तरीके से यूक्रेन को जंग में हरा रहा है तो उसी टाइम में ट्रेड की बात तो सोचना ही बेवकूफी वाला बात होगी। लेकिन जो डिमांड है, मतलब दुनिया में एक तरीके से कह सकते हो जो डिमांड है वो तो कम नहीं होगा। हाँ ठीक है, यूक्रेन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो देशों को व्हीट चाहिए या फिर खाने के लिए सामान चाहिए वो तो कहीं से कहीं मतलब कहीं ना कहीं अरेंज तो करेंगे ही। अब इसीलिए सारे देशों का नजर अभी भारत पर है। इसी वजह से टर्की एक तरीके से दुश्मनी भुलाकर भारत से भी व्हीट खरीदने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं रहा है। हालांकि अब टर्की ये डील कब करेगा और कौन से स्टेट से या फिर कौन से कस्टमर से ये डील करने वाले हैं इसको लेकर कोई ज्यादा चीज खुलासा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन ये तो ठीक है, अब यूक्रेन के कारण भारत में व्हीट की जो एक्सपोर्ट करने की मांग है वो बढ़ रही है। लेकिन ये भी डर एक है कि आगे जाकर भारत में भी जो व्हीट की है उसकी प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग अब प्राइवेट सेक्टर में बेचने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट प्राइस जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो तय है वो अब गेहूं के लिए ज्यादा प्राइस उनको मिल रहा है जब वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से अगर भारत में डिमांड कम हो गया तो भारत में भी गेहूं की प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन अभी ऐसा हालात आया नहीं है। लेकिन अभी जितना लग रहा है कि यूक्रेन जिस हिसाब से बर्बाद हुआ है 2-3 साल तक भारत अब जो व्हीट की मार्केट है या फिर गेहूं की मार्केट है दुनिया भर में वो डोमिनेट कर सकता है। लेकिन चलो ये तो एक जंग के कारण आप एक तरीके से कह सकते हो एक सप्लायर वो ठीक तरीके से सप्लाई नहीं कर पाया तो दूसरे देशों को मजबूर होकर भारत की तरफ देखना पड़ा। क्या इस चीज को हम लंबे वक्त तक कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ गेहूं ही नहीं बाकी दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में? क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हो भारत भी एक तरीके से एग्रीकल्चर ज्यादा होने वाली कंट्री में लिस्ट में आता है, लेकिन एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने की पैसा कमाने की लिस्ट में भारत के नंबर उतने टॉप पोजीशन में है नहीं। तो इसी वजह से अब बात करेंगे क्या भारत आने वाले 7-8 साल तक $100 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे तो भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा ही होगा, साथ में जो हमारे फार्मर हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन भारत के सामने बहुत सारे चुनौती है, इसको लेकर अभी एक एक करके मैं आपके साथ बात करता हूं और आप अगर अभी तक की वीडियो को देख रहे हैं तो आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा चलो ठीक है $100 बिलियन तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने की प्लान तक तो हम 2030 तक रखे हैं, लेकिन अब प्रेजेंट डे में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप 2021-22 की बात करोगे
तो हम तकरीबन एक तरीके से आप कह सकते हो $50 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किए हैं और ये हर साल बढ़ रहा है। 2018 में अगर आप देखोगे हमारा जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2018 में ये बनाया गया था कि हम 2022 तक तकरीबन एग्री एक्सपोर्ट जो है वो $60 बिलियन तक पहुंचाएंगे। अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे 2020-21 में वो $41 बिलियन था और अभी इसी साल $50 बिलियन है। हालांकि 2022-23 में ये आंकड़ा तकरीबन $60 बिलियन होने के लिए और $8-9 बिलियन की एक्सपोर्ट ज्यादा होने की जरूरत है। जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन चुनौती हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब कुछ दोस्त कह सकते हैं अगर हम $50 बिलियन की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये पहले से ही एक तरीके से कह सकते हो ये बहुत ज्यादा नहीं है? देखिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में हर साल आप एक तरीके से देख सकते हो $2 ट्रिलियन की एग्रीकल्चर ट्रेड होता है। अगर पिछले साल की या फिर 2021-22 की रिपोर्ट देखेंगे तो 2 ट्रिलियन दुनिया भर में होता है, हम उसमें से सिर्फ $50 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो दुनिया में बहुत बड़ा है और आगे ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन तो एक तरीके से आप कह सकते हो आगे बढ़ने ही वाला है, कम तो होगा नहीं। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही फूड का डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड जितना बढ़ेगा अगर हम उस गैप को सप्लाई कर पाए या फिर वो मेंटेन कर पाए तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और भारत की अगर आप देखोगे लैंड से लेकर हमारा जो एनवायरमेंट है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो पॉजिटिव है, लेकिन हम उस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे और प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 2.5% का ही हमारा मार्केट शेयर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर। हालांकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाता है, सिर्फ आप एक तरीके से वेजिटेबल या फिर बाकियों को मत देखो, इसमें आप फिश, मीट और बाकी और भी बहुत सामान आ जाते हैं। अगर आप देखोगे भारत अपना मतलब भारत की बात करें, भारत अभी प्लान किया है कि 2030 तक उसे 5% तक उसे इंक्रीज कर और 7-8 साल में। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में जितना स्पाइसेस वगैरह जो बनता है उसमें से तकरीबन 14% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर राइस की बात करें तो 15% और शुगर की बात करें तो 25%। और अभी $50 बिलियन में हम ज्यादा राइस की ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है जो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए सबसे ऊपर राइस है और बासमती और नॉन बासमती राइस को मिलाकर ये आंकड़ा है और तकरीबन $9.6 बिलियन का है। और उसमें से $6 बिलियन बिना बासमती वाला राइस और तकरीबन $3.5 बिलियन जो बासमती राइस है वो आंकड़ा मिलाकर है। अभी उसके बाद मरीन प्रोडक्ट मतलब सी फूड्स वाले जो लिस्ट है उसमें तकरीबन $7 बिलियन है। शुगर 4.6 और जो स्पाइसेस है वो 3.9 और बुफालो और मीट वगैरह वो तकरीबन $3.5 बिलियन। कॉटन 2.8, व्हीट 2.1, कास्टर ऑयल 1.7 और बाकी प्रोसेस्ड आइटम 1.16 और अदर बाकी चीजें वो है $1 बिलियन। लेकिन अब अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखोगे आपको एक चीज मिसिंग होगा कि हम फ्रूट और वेजिटेबल बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वो लिस्ट में है नहीं। और ऐसा नहीं है कि भारत में फ्रूट और वेजिटेबल बिल्कुल बनता नहीं है, भारत में बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन हमारी जो पैकेटिंग या फिर प्रोसेसिंग में हमारी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होता है वो भारत में ज्यादा ना होने के कारण हम वो ये सारे चीजों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें उस चीज पर ध्यान देना होगा। अब हम ये फोकस करना होगा कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, जैसे अभी मोदी जी फ्रांस गए थे, फ्रांस के साथ बातचीत हुआ कि कैसे फूड या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम फ्रांस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारे जितने फ्रेंडली कंट्री है उनको क्या फूड या वेजिटेबल की जरूरत है और प्रेजेंट टाइम में हम कितना कर रहे हैं, आगे मतलब हम और कितना बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल मानकर मैं अमेरिका लेता हूं। मान लेता हूं अमेरिका 10 आइटम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट कर रहा है और उसमें से 10 में से वो 2 सिर्फ भारत से कर रहा है, बाकी 8 वो दूसरे देशों से कर रहा है। अब हम देख सकते हैं जो बाकी 8 अमेरिका दूसरे देशों से कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट हमारी देश में बन रहा है? अगर बन रहा है तो कैसे हम उसको और ज्यादा बेहतरीन बनाकर या फिर उसको और ज्यादा पैकेटिंग करके, ताकि जब तक ये जाएगा शिप में जाएगा या फिर एयर में जाएगा, जो भी टाइम लगेगा तब तक की पैकेट मटेरियल जो अच्छे तरीके से मतलब ताजा रहे, उस हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी को लाना है। और हमारे देश में कैसे एग्रीकल्चर में ज्यादा इजराइल की मदद लेकर हो या फिर खुद देश के अंदर बनाकर हो, जो हमारे प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे और ज्यादा प्रोड्यूस हम कर पाएंगे, उस चीज को ही फोकस करना है। अगर हम ऐसे कुछ स्टेप्स, पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं तो हम आगे जाकर 2030 क्या उससे पहले ही 2028 से ही हम $100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो रकम आगे बढ़ता भी जाएगा। आप पकड़ कर चलो या फिर मानकर चलो अगर $2 ट्रिलियन अब ये मार्केट है तो ये 2030 तक ये $4 या $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। देखना होगा गवर्नमेंट का पॉलिसी इसको लेकर क्या होता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।